Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आज की क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे और आप जानते हैं, थंबनेल आपने देखा हुआ है कि आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग स्किल का एक पार्ट जिसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं जी? क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट के बारे में आज हम जानने चाहेंगे। ठीक है, अब देखो क्लोज टेस्ट से जानने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे कि किस तरह से आगे की बातचीत रहने वाली है, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है आपको। तो देखिए ना, आपने जैसे ग्रामर पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ग्रामर के सारे टॉपिक करते चले जा रहे हैं, वोकैब के सेक्शंस भी आप करते चले जा रहे हैं। लेकिन एक तीसरा पार्ट आपके एग्जाम में आता है जिसको रीडिंग स्किल बोलते हैं। रीडिंग स्किल का मतलब समझ रहे हो कि हमें हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की, और पढ़ने की एबिलिटी हमारी कितनी अच्छी है उसको जानने के लिए आपके एग्जाम में रीडिंग के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं अलग अलग नाम से। ठीक है, तो वो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं मैं बता दूं आपको पहले कि रीडिंग आज क्या करेंगे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं रीडिंग, एक तरह से कह सकते हैं रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल चेक करने के लिए, रीडिंग स्किल को चेक करने के लिए आपके सामने कुछ टॉपिक्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं रीडिंग स्किल के लिए, वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो है जिसको अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं और इसको कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को सब बच्चे जानते होंगे कि इस तरह से कुछ एक बड़े पैराग्राफ के रूप में आपको काफी सारी लाइनें गिवन होती है और इसके कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने नीचे ऑप्शंस के थ्रू पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये रीडिंग स्किल का ही तो पार्ट है। पहला पार्ट क्या होता है जी? कॉम्प्रीहेंशन होता है। ठीक है, अब देखो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि जैसे मान लो एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है ना, आपको उसके कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने होते हैं। और आप सबसे मेन बात पता क्या है कि जो वो ऑप्शंस होंगे ना, वो हमारे पैसेज के अंदर से ही मिलते हैं, हमें पैसेज के अंदर से ही, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, पैसेज के अंदर होता है, कभी कभी डायरेक्ट रूप से और कभी कभी इनडायरेक्ट रूप से, तो देखना पड़ता है आपको। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन एक दूसरा पार्ट, इसी कॉम्प्रीहेंशन को यानी इसी रीडिंग स्किल को पूछने के लिए कभी कभी राइटर कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछता है और कभी कभी इसी को एक नाम दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं पैराजंबल। इसको क्या नाम दिया जाता है? पैराजंबल। ठीक है जी, पैराजंबल। तो पैराजंबल क्या होता है? जिसको आप बोलते थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट कि अगर मान लीजिए इसी को देखो, बनाना फिर से कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज बनाना है, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाता है जिसको पैराजंबल बोलते हैं। पैराजंबल में क्या होता है कि आपको कुछ लाइंस गिवन होगी, इस तरह से कुछ लाइंस गिवन होगी, जैसे कि इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो आपको ना इसको कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज बनाना है, एक छोटा सा पैसेज बन जाएगा आपका, यानी उन लाइंस को सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा कि पहले ए आएगा, पहले बी आएगा, कि पहले सी के कहीं डी। तो आपको अरेंजमेंट करना होता है इस तरह से, कभी कभी ए बी सी डी को, और कभी कभी क्या होता है कि S1 और S6 फिक्स कर दिया जाएगा कि ये लाइनें तो फिक्स है, पहली लाइन फिक्स है, लास्ट भी फिक्स है। आप बता दो चारों लाइनों को कैसे अरेंज करोगे? ऑप्शंस के थ्रू चेक करना पड़ेगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? पैराजंबल। यानी पैराजंबल बोलो चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलो, इसी को एसएससी एग्जाम में PQRS के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है जी, एक ही बात है, लेकिन है तो ये कॉम्प्रीहेंशन। बस इसमें क्या है, लाइनों को अरेंज करना है, उसमें आंसर पूछे जा रहे हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक है जी, अब इसका थर्ड पार्ट ध्यान देना कैसे बनता है। थर्ड पार्ट बनने का तरीका क्या होता है, और आप ध्यान देना, थर्ड पार्ट बनता है आपका जिसको जानते हैं किस नाम से? क्लोज टेस्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? क्लोज टेस्ट के नाम से। तो क्लोज टेस्ट इसका थर्ड लेवल होता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है? थर्ड लेवल, जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसको कैसे डील किया जाता है और क्या होता है क्लोज टेस्ट। क्या होता है क्लोज टेस्ट जानते हैं। देखो, क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए ना आप इस तरह से बात को समझो। देखो, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं है ना कि क्या कॉम्प्रीहेंशन है, क्या पैराजंबल है और क्या क्लोज टेस्ट है, तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता कभी भी।
तो क्लोज टेस्ट को बताऊं मैं किस तरह से आपको, तो आप देखना आपके एग्जाम में किस तरह से एग्जाम क्वेश्चन आता है। देखो आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, फिलर का आता है ना, फिलर का क्वेश्चन, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल फिलर। यानी पहला क्वेश्चन जो आप देखोगे एग्जाम में वो किस नाम से दिखाई देगा आपको, सिंगल फिलर। एक सेंटेंस होगा और एक ब्लैंक होगा, ब्लैंक के 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं और उसमें से आपको एक आंसर टिक करना होता है। बैंकिंग एग्जाम्स में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और एसएससी में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप देखना कि एक पूरा सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर एक पूरे सेंटेंस के अंदर आपको एक ऑप्शन एक ब्लैंक मिलता है, ABCD में बताना होता है कि आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। ठीक है जी, तो एक हुआ हमारा पहला स्टेप, जिसको किस नाम से जानते हैं माय डियर, सिंगल फिलर के नाम से। ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है जी, उसके बाद आगे जाके थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस नाम से आता है, वो दूसरा नाम हो जाता है जिसको बोलते हैं डबल फिलर। क्या होता है जी ये, डबल फिलर। डबल फिलर यानी डबल फिलर्स का मतलब होता है कि अब एक नहीं 2 ब्लैंक मिलेंगे आपको। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में आता है, एसएससी में सिंगल फिलर ज्यादा आता है और बैंकिंग एग्जाम में डबल फिलर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। तो सिंगल फिलर और आगे डबल फिलर आ गया। नंबर 2 पे आप रखते हैं किसको, डबल फिलर। यानी एक सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस जोड़ दिया जाता है और एक और ब्लैंक, और आपको ऑप्शंस कंबाइन करके मिलते हैं कि चलो इसमें क्या होता है ना, हो सकता है इसमें प्रेपोजिशन का क्वेश्चन डाल दे और इसमें कंजंक्शन का डाल दे, इसमें आर्टिकल का, इसमें टेंस का, इस तरह से मिक्स करके 2 टॉपिक को पूछा जाता है। इसमें एक टॉपिक को और इसमें 2 टॉपिक को। तो सिंगल फिलर, डबल फिलर, एक ब्लैंक 2 ब्लैंक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं हम लोग। सिंगल फिलर। अब क्या होता है कि देखो राइटर को नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो सिंगल फिलर, उससे थोड़ा टिपिकल बनाना है तो डबल फिलर, लेकिन अगर उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है ना तो आपके एग्जाम में फिर फिलर्स को ज्यादा फिलर्स आ जाते हैं। अब उसको ट्रिपल फिलर नहीं बोलते हैं, एक तो सिंगल फिलर होता है जो एग्जाम में, एक डबल, फिर उसको हम फिलर ना बोलते हुए ना एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। किस नाम से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्लोज टेस्ट के नाम से। अरे भाई ये भी तो फिलर्स ही है, क्लोज टेस्ट भी फिलर ही होते हैं, ध्यान रखना। एक सिंगल फिलर, एक डबल फिलर और ज्यादा अगर ब्लैंक शब्द दिख जाए आपको तो वो बन जाता है हमारा क्लोज टेस्ट। क्या बन जाता है जी, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कैसा दिखेगा जरा देख लो। क्लोज टेस्ट में दिखने के लिए क्या होता है, देखो मुझे क्लोज टेस्ट आपको बताना है तो आप देखोगे क्लोज टेस्ट में क्या दिखाई देगा कि जैसे आपने देखा कि एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर 5वीं, इस तरह से लाइंस चलती रहेंगी, इस तरह से लाइंस बनती रहेंगी। ठीक है, अब लाइंस के बीच में क्या किया जाता है, उन लाइंस के बीच में छोटे छोटे जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्सों को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव, मान लो इसको रिमूव कर रहे हैं बीच में से, है एक तरह का पैसेज है, पर कुछ वर्ड्स को रिमूव कर दिया गया है बीच में से अलग अलग। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ भी आते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं नंबर 1, इसको नंबर दे दिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5, इस तरह से। और इनके ऑप्शंस नीचे गिवन होंगे, इनके कि 1 के 4 ऑप्शन, फिर 2 के 4 ऑप्शन, फिर 3 के 4 ऑप्शन, फिर 4 के, फिर 5 के, यानी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस के थ्रू पूछा जाता है आपसे। और ऐसे क्वेश्चन को देखो, है तो ये ब्लैंक, क्योंकि यहां पे आपको ब्लैंक्स दिखाई देते हैं, यहां पे आपको क्या दिखाई देंगे, खाली स्थान, ब्लैंक्स। बस फर्क यह है कि जो सिंगल फिलर है उसमें 1 ब्लैंक होता है, डबल फिलर में 2 ब्लैंक्स होते हैं और क्लोज टेस्ट में आपके 2 से भी ज्यादा ब्लैंक्स होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, और मैक्सिमम तो 10 तक चला जाता है, कभी कभी 10 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया ना, तो किसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। एक तरह से ब्लैंक्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो आप, जो अप्रोच ब्लैंक्स के क्वेश्चन में होती है वही क्वेश्चन आपको इसमें, बस फर्क यह है कि अगर एक सेंटेंस है तो हम एक पर ही ध्यान देते हैं। अब क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आता है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप ध्यान देना कि जो यहां पे ब्लैंक है इसका लिंक आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन दोनों से बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना जब ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लोज टेस्ट के, तो एक लाइन ऊपर की और एक लाइन नीचे की, दोनों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक सही आंसर हमारा बन जाता है, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी आपको, प्रैक्टिकल देखेंगे हम अभी।
अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूं आपको, फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका। ठीक है जी। तो क्लोज टेस्ट, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है कि क्लोज टेस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है जी, आप समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। तो एक कॉम्प्रीहेंशन है, देखो ये भी, क्योंकि मैंने बोला क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये क्या चीज चेक करने के लिए, रीडिंग स्किल चेक करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए एक तरह से ये है कॉम्प्रीहेंशन, पर बीच बीच में ब्लैंक दे रखे हैं, तो इसको बोल दिया जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, अब देखो कैसे सोल्व करोगे आप क्लोज टेस्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सोल्व कैसे करें क्लोज टेस्ट को। क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए ना आप पता होना चाहिए ना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैसा सेंस रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो जरा देखो, जब भी आपके सामने क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आता है, या मैं ब्लैंक्स का क्वेश्चन बोलो, क्लोज टेस्ट बोलो चाहे ब्लैंक का क्वेश्चन बोलो, सिंगल फिलर डबल फिलर, तो आप ध्यान रखना कि आपके ना क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन होता है जो कि सीधे सीधे किससे लिंक बनाता है, आपकी ग्रामर स्किल से, कि आपके पास कितनी ग्रामर की नॉलेज है, आपका ग्रामर कितना अच्छा है, क्या आपने सबको ध्यान से पढ़ा था, आपने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा है, आपने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, आर्टिकल्स को बड़े ध्यान से पढ़ा है, टेंस को पढ़ा है, चेंज ऑफ वॉइस को पढ़ा है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामर के रूल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो आप ग्रामर के रूल, लेकिन ग्रामर के रूल एक नहीं, दो तरह से दिखाई देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो ग्रामर, एक साइड देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रामर है, एक साइड ग्रामर है, और दूसरी साइड क्वेश्चन जो आता है, दूसरी का साइड का क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका, जिसको बोलते हैं वोकैब, यानी आपकी वोकैबुलरी के ऊपर। किसके ऊपर आता है, वोकैबुलरी के ऊपर, यानी आपके शब्द कितने अच्छे रहेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो दो तरह से, ग्रामर और वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें सीधे सीधे हमारी नॉलेज, हमारी सेंस काम करती है कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना होता है। वर्डों के छोटे छोटे डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं कि इस वर्ड से उस वर्ड में क्या अंतर है, ताकि उसको आंसर मार्क कर पाओ आप। ठीक है ना, तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस से डिसाइड करते हैं कि क्या आंसर होगा। कभी कभी चार ऑप्शन दिखे हैं, तीन वर्ड पता है आपको, एक नहीं पता है, तो उसमें रिमूव करते हुए हम आंसर बना लेते हैं। ठीक है ना, और ग्रामर का लिंक क्या मतलब हुआ, ग्रामर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है लॉजिक वाला क्वेश्चन। लॉजिक का मतलब समझते हो क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है कि कोई आप इन कहां लगाओगे, इनटू कहां लगाओगे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहां लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहां लगाना है, कैन कुड में क्या अंतर है। ठीक है, एंड और बट में क्या अंतर है, आइदर और, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो कहां लगाएंगे। ये लॉजिक्स हैं सारे, ये ग्रामर के क्या है, लॉजिक्स हैं। तो ग्रामर के लॉजिक्स हो सकते हैं, कोई बहुत सारी ग्रामर सीखते हैं तो लॉजिक्स तो हमें पता ही चल जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो आइडेंटिफिकेशन किसकी होती है, ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। और जनरली वो कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। आपको ये देखना होता है। कभी कभी सेंटेंस में नाउन की डिमांड है तो चारों वर्ड में से चूज करना पड़ेगा नाउन कौन सा है। कभी कभी सेंटेंस में वर्ब की डिमांड है तो चारों वर्ड में से ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब कौन सा है। बस इतना पता, मीनिंग पता है नहीं पता है, बस ढूंढना आना चाहिए कि वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे काम करती है, कैसे पहचान जाते हो कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अगर आपने याद किया हो तो सफिक्स की मदद से जानते थे हम। अगर लिखा है कहीं पे काइंडनेस तो काइंडनेस नाउन है। ठीक है, रियलिटी नाउन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है। तो पहचान करना आता है अगर वर्ड को, तो लॉजिक मतलब इन इनटू में क्या अंतर है, आइडेंटिफिकेशन से मतलब होता है नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या चाहिए आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट बनता है वोकैबुलरी बेस्ड, जिससे जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, जितना ज्यादा रीडिंग आपका अच्छा होगा, उतने बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका काम करता है, क्या काम करता है, रीडिंग स्किल। तो अगर मैं सारी बातों को समराइज करूं तो मैंने आपको बोला रीडिंग स्किल आपके एग्जाम में आती है, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, पैराजम्बल हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो सकता है। हर एग्जाम में, बैंकिंग, एसएससी, सीपीओ, सीडीएस सब एग्जाम में आती है। हर एग्जाम में आपका रीडिंग स्किल चेक होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से।
कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में, पैराजम्बल की फॉर्म में और क्लोज टेस्ट की फॉर्म में। तो बात हम क्लोज टेस्ट की ज्यादा करेंगे क्योंकि उसी को डील करना है, थंबनेल में लिखा है आपके पास। तो सिंगल फिलर, डबल फिलर और क्लोज टेस्ट। एक ब्लैंक को सिंगल फिलर, दो ब्लैंक को डबल फिलर और बाकी ज्यादा आते हैं तो उसको बोल दिया जाता है क्लोज टेस्ट। जैसे इसको डील करते थे वैसे उसको डील करो, ठीक है जी। फिर इसके बाद अब मैंने बताया कि दिखने में ऐसा लगेगा क्लोज टेस्ट, और आपको क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन दिखाई कैसे देंगे, तो ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर में दो तरह के होते हैं, लॉजिक बेस्ड और एक पहचान कैसे करें इन वर्डों की, और एक वोकैबुलरी जिसमें छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में अंतर पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। इस तरह से काम करता है आपका क्लोज टेस्ट। आगे देखिए, अब देखो मैं एक प्रैक्टिकल करते हैं और आप बताना कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। डेफिनेटली बड़े ध्यान से इनके आंसर बनाने हैं आपको। क्लोज टेस्ट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। चलो देखो लिखा क्या है, रोज एंड रेक्स। अब यहां देखो ना, ब्लैंक आ गया ना। अब देखा जाए तो 10 ब्लैंक्स मैंने एक साथ दिए आपको, एक पूरे से कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, पैसेज के अंदर आप देखो तो 10 ब्लैंक मिले हैं। 10 क्वेश्चन है एक तरह से, 10 क्वेश्चन नंबर वाइज आपको लिखा हुआ मिलेगा और आपको बताना है कि इस ब्लैंक के अंदर फिल क्या करोगे। जैसे ये एक है ना, तो एक के नीचे 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, ये 2 हैं तो 2 के 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। इस तरह से नीचे ऑप्शन भी गिवन है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, नंबर के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है और सेंटेंस की सेंस बनानी है, क्या लिखा हुआ है। तो पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं सेंटेंस के बारे में कि क्या हमारा पैसेज कहना चाह रहा है। तो देखो, रोज एंड रेक्स डैश ईच अदर फॉर 6 months, दे डैश इन लव द मोमेंट दे मेट एट फर्स्ट। रोज मदर डैश रेक्स बिकॉज शी डैश वॉज लेजी, नाउ शी डैश he is wonderful because he has repaired her television set. Rose and Rex dash at the party. Rex asked Rose, do you want to dance? Rose said yes, while they dash Rex asked Rose to go out with him. Rose asked, where shall we go? Rex replied that he dash to take her to a restaurant. So the following evening they ate at a nice place down to the waterfall. At the restaurant, Rex asked the waiter if they could have some champagne. They talked about their interest and dash that they many things in common. Rose plays the piano and Rex is learning to play the violin. They both have difficulty in reading music. They may take a course together to overcome this problem. On Saturday night they look forward to dash together. ये था आपका। अब देखो मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया ना, तो मुझे लगा कि 2 फ्रेंड्स के बारे में बातें चल रही हैं और आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रामर बेस्ड में भी आपका लिंक लॉजिक वाले हैं कि आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो पढ़ने से पता चलता है कि ये सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं किस तरह से हमारी ग्रामर काम करेगी अगर आपने सीखा है। तो पहला देखो, रोज एंड रेक्स डैश ईच अदर फॉर 6 months लिखा है। कितने महीनों से? फॉर 6 months। तो अब देखो एक ऑप्शन मिला हुआ है हमें नो, एक लिखा है हैव नोन, एक लिखा है न्यू, एक लिखा है नोइंग। तो अगर आपने ध्यान दिया हो ना क्लासेस में, तो टेंस में कभी भी फॉर लिखा हो या सिंस लिखा हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो इसमें देखो ध्यान से कि परफेक्ट टेंस क्या लिखा हुआ है हमारा, बी। तो इसका आंसर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना जी, इसका बी करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर बिना हैव नोन, क्योंकि समय लिखा हुआ है फॉर 6 months, तो अब नो नहीं आएगा, न्यू नहीं आएगा, नोइंग नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। दे डैश इन लव द मूवमेंट। अब लव करते हैं। अब देखो, दे हैव फॉलन, फॉल, फेल, हैव फॉलन। लेकिन हमें बोला है कि जब भी कंफ्यूजन हो तो आगे वाली लाइन जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि 2 लाइनों से ही एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर मैं इसका आंसर बना रहा हूं ना, तो मुझे थोड़ा आइडिया आगे वाली लाइन का भी देना पड़ेगा कि डे डैश लव द मोमेंट दे मेट। अब देखो इससे आइडिया मिल गया मुझे। मेट लिखा है ना, और ये मेट है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब मैं पास्ट का आंसर लूंगा, और पास्ट मुझे देखना है तो हैव पास्ट नहीं हो सकता, फॉल नहीं होता है, फेल पास्ट होता है, और हैव फॉल भी नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां पास्ट है तो उस ऑप्शन में भी
पास्ट ही होना चाहिए। एक बार पास्ट आ गया तो आगे पास्ट ही आता है, इसीलिए पास्ट आएगा। आगे देखो, एट फर्स्ट रोज मदर डैश रेक्स बिकॉज शी डैश वॉज लेजी। अब पास्ट की बात तो ये भी चल रही है, तो इसका मतलब पास्ट की बात है ना, तो पहले उसकी माता उसको पसंद करती नहीं है, करती नहीं थी, तो यहां पे डज तो प्रेजेंट का साइन देता है, लाइक्ड पास्ट है लेकिन नेगेटिव बनाना है आपको, और यहां पे वॉज लाइकिंग लिखा हुआ है, वॉज लाइकिंग, लाइक को आईएनजी नहीं लगाया करते हैं, तो इसीलिए हमें यहां पे लिखना चाहिए डिड नॉट लाइक। तो क्या आंसर होगा? एट फर्स्ट रोज मदर डिड नॉट लाइक रेक्स बिकॉज शी डैश, बिकॉज वह पास्ट की बात क्या करती थी? थिंक करती थी कि थॉट करती थी, थिंकिंग करती थी कि हैज थॉट, तो आंसर होगा थॉट। वह सोचती थी ऐसा, वो सोचती थी ऐसा, क्योंकि पास्ट की बातें बतानी है। वॉज लेजी लिखा हुआ है आगे। नाउ अब बदल गया, देखो अब मैं नाउ की बात कर रहा हूं, इस समय क्या हुआ है? नाउ शी डैश, नाउ शी डैश, अब देखो नाउ शी थिंक्स, थॉट, हैज थॉट, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब दोनों थिंक हो के थिंक्स हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस लगाना होता है ना आपको, इसीलिए आंसर होगा थिंक्स। आपको लिखना चाहिए यहां पे थिंक्स। नाउ शी थिंक्स, नाउ शी थिंक्स होगा। उसके बाद हम लिखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लिखा है कि ही इज वंडरफुल। अब वो सोचती है कि वो वंडरफुल है, बिकॉज, क्यों सोचती है ऐसा वो? ही हैज रिपेयर्ड हर टेलीविजन सेट, क्योंकि उसने उसका रिपेयर किया है टेलीविजन। रोज एंड रेक्स दोनों की बातें हो रही है, डैश एट द पार्टी, दोनों पार्टी में थे। अब देखो क्या होगा, मीट पार्टी, हैव मेट पार्टी, हैव, अरे पास्ट में मिले थे ना, तो पास्ट में मिले थे तो मेट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बोथ मेट इन द एट द पार्टी। रेक्स आस्क्ड रोज, उसने कहा डू यू वांट टू डांस, डू यू वांट टू डांस? रोज सेड यस, रोज ने कहा यस। व्हाइल दे डैश, पास्ट की बातें चल रही है ना, देखो यहां पे आस्क लिखा था, व्हाइल दे डैश रेक्स आस्क रोज, आस्क्ड पास्ट की बात करता है, तो यहां पास्ट टेंस आना चाहिए कि जब वो क्या कर रहे थे, वोज नहीं, दोनों की बात हो रही है। वर हो सकता है, हैज होगा नहीं, और हैव भी नहीं होगा, तो यहां पे हमें लगाना चाहिए वर। दे वर डांसिंग हो जाएगा, दे वर डांसिंग, यानी आपका 7th का क्वेश्चन वर डांस। व्हाइल दे वर dancing, Rex asked Rose to go out with him. Rose asked where shall we go, उसने कहा कहां जाना है? Rex replied करता है that he dashed to take her to a restaurant। 8th नंबर कि उसको रेस्टोरेंट में रिप्लाइड किया है, देखो रिप्लाइड पास्ट फॉर्म आ गई, और यहां पे 8th में पास्ट फॉर्म आएगी कि और कुछ आएगा, देखते हैं। विल लाइक, शुड लाइक, वुड लाइक, शैल लाइक। तो याद करो, जब हम अपनी डिजायर बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, तो एक मोडाल लगाना होता है जिसको वुड बोला जाता है, वुड, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो वुड क्या करता है? वुड एक इच्छा को बताने के लिए, डिजायर को एक्सप्रेस करने वाला एक मॉडल होता है, इसीलिए आपको वुड से हेल्प लेनी पड़ेगी। और यहां लिखा भी है सी में वुड लाइक, सी में क्या लिखा है? वुड लाइक, तो आंसर यहां पे बन जाएगा वुड लाइक टू टेक हर टू अ रेस्टोरेंट, सो द फॉलोइंग इवनिंग दे एट एट 9 प्लेस डाउन ऑन द वाटर फ्रंट। एट द रेस्टोरेंट रेक्स आस्क्ड, पास्ट की बातें चल रही हैं, द वेटर इफ दे कुड हैव सम शैंपेन। दे टॉक्ड अबाउट, फिर से पास्ट आया, देयर इंटरेस्ट एंड डैश 9। अब 9 में पास्ट चाहिए, तो फाइंड होगा, फाउंड होगा कि फाउंड, यानी हमें लिखना पड़ेगा फाउंड। फाउंड पास्ट को शो करता है, तो यहां फाउंड लगा दिया जाएगा, उन्होंने पाया, ठीक है जी। और आगे देखो, अब आगे नेक्स्ट में लिखा है दे मैनी थिंग्स इन कॉमन, रोज प्लेस द पियानो एंड रेक्स इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। They both have difficulty in reading music. They may take a course together to overcome this problem. On Saturday night they look forward to dash together। अब देखो यहां से ग्रामर का रूल समझ में आता है हमें कि अगर कभी प्रेपोजिशन लिखा हो, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब सीखी होगी
कि अगर एक वर्ब है एक सेंटेंस में तो फाइनाइट है, एक से ज्यादा को नॉन फाइनाइट बोलते हैं, और नॉन फाइनाइट में जीरेंड होता है, जीरेंड। तो जीरेंड का रूल होता है जहां प्रेपोजिशन आई और प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब लिखना चाहते हो तो इट मस्ट बी जीरेंड। तो उसका रूल हमेशा किससे बनता है? जीरेंड से बनता है। जीरेंड का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म से बनता है, यानी लुक फॉरवर्ड टू। तो टू क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। टू क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद सब जानते हैं आईएनजी आता है, इसीलिए आंसर होगा प्रैक्टिसिंग, यानी आईएनजी लगाना पड़ेगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपको डील करना था। देखो ना, एक लाइन जब बनाते हो ना तो दूसरी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आगे वाली लाइन से भी थोड़ा आइडिया मिलेगा, पीछे वाली लाइन से भी आइडिया मिलता है। तो दोनों लाइंस को ध्यान से देखा करो, तब आंसर सही बनता है आपका। ठीक है जी, चलिए तो एक और करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहेंगे, तो चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। कोशिश करो बनाने की, इस बार फिर से ट्राई करो और बनाने की कोशिश करो कि किस तरह से आंसर्स बनाना चाहिए। ठीक है जी, चलो देखो, मोस्ट ऑफ अस आर डैश ऑफ ओपन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अवॉइड। ऑप्शंस के साथ साथ पढ़ते हैं इस बार कि मोस्ट ऑफ अस आर डैश ऑफ ओपन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, नीचे लिखा है स्केयर्ड करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ओपन कॉन्फ्लिक्ट से क्या करते हैं? या तो डरते हैं या फिर केयरफुल। अच्छा, आपने ध्यान दिया, ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, अब ये वोकैब से रिलेटेड आ गया। छोटे छोटे माइनर से अंतर होते हैं वर्ड्स में, वो आपको समझना पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी क्लैरिटी बढ़ती रहेगी आपकी। आप 10, 12, 15 लगा के देखो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। फिर आपको लगेगा हाँ अब हमारे एक्यूरेसी बढ़ रही है। पहले शुरू में 5 में से 4 ठीक आएंगे, आपके 3 ठीक आएंगे, 2 ठीक आएंगे, लेकिन वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है धीरे धीरे। एक टाइम आएगा कि 5 क्वेश्चन है तो 5 ठीक कर दोगे आप। ठीक है ना, आपको क्योंकि एक मेथड समझ में आएगा कि किस तरह से टोन को पकड़ते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ अस आर स्केयर्ड है, केयरफुल है। भाई ओपन कॉन्फ्लिक्ट से कोई डरता है, केयरफुल सावधान होता है, रेकलेस किसको बोलते हैं? केयरलेसनेस को। तो अवेयर जागरूक होता है या वरीड चिंतित होता है। तो आप सोचो, हम क्या करते हैं? ओपन कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़ों से सीधे डरते हैं, और डरने की सेंस में हमें सबसे बेस्ट वर्ड क्या लगाना चाहिए? स्केयर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? स्केयर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट। आगे देखो, आपका लिखा हुआ है यहां तक एंड अवॉइड, और बचते हैं। एक तो ओपन कॉन्फ्लिक्ट से क्या करते हैं? डरते हैं, एंड अवॉइड, और अवॉइड करते हैं, बचते हैं। इफ वी कैन, अगर हम कर सकते हैं। एंड देयर इज डैश, क्या है? देयर इज डैश टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या है? क्या चैलेंज है, मेजर है, प्रिंसिपल है, चांस है कि रिस्क है? भाई आप जब कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे तो किस चीज का है? देयर इज अ रिस्क टू एक्सप्रेसिंग एंड वर्किंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी आप रिएक्शन देने का आपको खतरा रहता है। तो इसका मतलब है यहां पे चैलेंज नहीं, मेजर नहीं, उपाय नहीं है, प्रिंसिपल नहीं, चांस नहीं, क्या होता है? हमेशा रिस्क होता है। यानी इसका आंसर होगा रिस्क, कि हमेशा एक रिस्क बना रहता है बढ़ने का कुछ। ठीक है, लड़ाई झगड़े बढ़ने का। इफ द वर्किंग इन्वॉल्व्स हार्श वर्ड्स, अगर उस काम में, लड़ाई झगड़े में हार्श वर्ड यूज किए जाते हैं, एंड नेम कॉलिंग पीपल फेल डीपली हर्ट। ठीक है, जो नेम कॉलिंग पीपल है वो डीपली हर्ट हो जाते हैं, एंड रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं? कैन बी डैश। रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं? भाई अगर लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, तो उनके रिलेशन क्या हो सकते हैं दूसरों के साथ? भाई क्या हो सकते हैं? एस्टेब्लिश हो सकते हैं? नहीं होगा भाई, लड़ाई से थोड़ी ना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? मैन लाइन्स, और फिर लिखा है डैमेज्ड, फिर लिखा है रिबिल्ट, और फिर लिखा है इन्वॉल्व्ड। तो क्या रिश्ते एस्टेब्लिश होते हैं? जी नहीं होते हैं। डैमेज होंगे, डैमेज कोई नुकसान, कोई इमारत थोड़ी ना है जो डैमेज हो जाएगी। रीबिल्ट दोबारा बन जाएंगे, इन्वॉल्व्ड नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकते आंसर। ठीक है, रिश्ते क्या हो जाते हैं? एक तरह से मलाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मलाइंड का मीनिंग समझते हो क्या होता है?
मलाइंड का मतलब होता है बदनाम हो जाते हैं, रिश्ते क्या हो जाते हैं हमारे, बदनाम। तो मलाइंड का मतलब बदनाम हो जाते हैं। तो आंसर जो है हमारा बी होगा, ये आंसर होना चाहिए। अगर ये नहीं भी मीनिंग पता होता तो इनको देख करके आप लिख सकते हैं इसको, मलाइंड हो जाते हैं मतलब बदनाम हो जाते हैं रिश्ते। रिलेशनशिप कैन बी मलाइंड, सम ग्रुप मेंबर्स मे बी अफ्रेड दैट इफ दे रियली देयर एंगर। अब कुछ ग्रुप तो क्या करते हैं, इफ दे रियली देयर एंगर दे मे गो आउट ऑफ कंट्रोल। भाई आउट ऑफ कंट्रोल कब होंगे, जब उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है, अब उन्होंने सब्लिमेट, एक्सप्रेस, मिनिमाइज, रेगुलेट और कंट्रोल। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या है, अगर वो उनको इफ दे रियली एक्सप्रेस देयर एंगर, अगर वो सच में आपका अपना एंगर एक्सप्रेस कर देते हैं, तो एक्सप्रेस व्यक्त करना होता है, दे मे गो आउट ऑफ कंट्रोल, तब वो क्या हो सकते हैं, अगर वो गुस्सा एक्सप्रेस कर दे तो हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए एंड बिकम वायलेंट, और हिंसक हो सकते हैं। और दे मे डू दिस, दीज फियर्स कैन बी वेरी डैश एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये फियर जो है वो क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्या हो सकता है, देखो ये जो सोच रहे हैं वो, ये क्या हो सकता है, बेसलेस हो सकता है, नहीं जी नहीं। इमेजिनरी थोड़ी ना है, ये इमेजिनरी हो सकता है, नहीं ये सच्चाई हो सकती है। इमेजिनरी हो सकता है जी, नहीं हो सकता है। इजैजरेटिव हो सकता है। इजैजरेटिव का मतलब क्या होता है, इजैजरेटिव का मतलब हुआ, आप किस तरह से इस वर्ड को यूज करते थे इजैजरेटिव को, सोचिए जरा। इजैजरेटिव का कोई मीनिंग अगर आप माइंड में बना पाए तो इजैजरेटिव का मीनिंग क्या बनता है, एक रियल हो गया और एक नोशनल हो गया। नोशनल का मतलब ही होता है जस्ट लाइक इमेजिनरी, जस्ट लाइक इमेजिनरी। तो जो इजैजरेटिव होता है ना, वो होता है बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। तो आप सोचो जरा, जो ये सारी चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, रियल हो सकती हैं। रियल, तो आंसर क्या होगा, रियल। ठीक है, इस तरह से। तो 5 ही ऑप्शन है ना, अभी 5 ऑप्शन है हमारे पास। आगे जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है और आगे भी तो हमने पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डील करेंगे। तो देखो आज की क्लास में जो हमारा समराइज करे, तो हमने कैसे कैसे क्या सीख लिया है। आपने आज रीडिंग स्किल के बारे में जाना कि कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें हमारी रीडिंग स्किल का पार्ट बन जाती हैं और आपके एग्जाम में अच्छा वेटेज आता है इनका। तो आप आज की क्लास में क्लोज टेस्ट को डील कर रहे हो और क्लोज टेस्ट में सिंगल फिलर आपके सामने आए, डबल फिलर आए और क्लोज टेस्ट आए। तो हम इसको सबको डील करेंगे ना, ध्यान से क्वेश्चन में। तो आप क्लोज टेस्ट को 2 तरह से सॉल्व करना, ग्रामर और वोकैबुलरी से। ग्रामर में लॉजिक हो सकता है, वर्डों को पहचानने के लिए आप आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो, और कॉमन सेंस वाली वोकैबुलरी भी हो सकती है। और आपने जैसे इसको बनाया होगा ना, तो इसमें कहीं ना कहीं ग्रामर का रोल ज्यादा था, इसके में ग्रामर का रोल ज्यादा था। दूसरा जब आपने बनाया तो आपने देखा कि वर्ड्स का रोल इसमें ज्यादा था, वर्ड्स का रोल इसमें ज्यादा था। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है जी, इस तरह से चलना है। तो आज की क्लास में मुझे लगता है आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा क्लोज टेस्ट के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप इसको रिवाइज करो, एक अप्रोच ढूंढो। और देखो कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और ये जो क्लोज टेस्ट होता है, ये जितने ज्यादा आप खुद से मेहनत करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, देखो मैं आपको अप्रोच दे सकता हूं, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जितना ज्यादा खुद आप ध्यान दोगे, रीडिंग पे ध्यान दोगे, आप वर्ड्स को इंप्रूव करने पे ध्यान दोगे, तो आपके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादा अपने ऊपर रखना है, सेल्फ स्टडी से इसको ज्यादा करना है, सेल्फ स्टडी से। देखो आप वोकैब को याद करने से अच्छा क्लोज टेस्ट बनाओ। क्लोज टेस्ट में बहुत सारे वर्ड्स मिलते रहेंगे आपको, उनके मीनिंग समझते चले जाओ, वही आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप जब काफी लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बड़ा आसान लगता है आपको जब आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आज इतना करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।